नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्लास 11th के एग्जाम्स या तो ख़त्म हो गए हैं या बस कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी को क्लास 12th में आने की बहुत बहुत बधाई। अब आप लोग क्लास 12th के सेमेस्टर 3 में आ चुके हैं और जैसा कि आप सबको पता है कि सेमेस्टर 3 के बोर्ड एग्जाम में MCQ टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। MCQ में फुल मार्क्स लाने का एक ही सीक्रेट है, हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन और एकदम डिटेल में समझना। इसलिए आपका अपना अजीत सर आज से ही सेमेस्टर 3 का बिल्कुल नया और फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहा है, ताकि हमारी तैयारी डे 1 से ही सबसे मजबूत रहे। आज के इस फर्स्ट क्लास में हम हिंदी ए का एक बहुत ही शानदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है एक लंबी कविता का अंत और इसके राइटर हैं फेमस गजानन माधव मुक्तिबोध जी। स्टूडेंट्स, ये कहानी बहुत ही जबरदस्त है और इसमें थोड़ा सस्पेंस भी है। कहानी में एक पुराने और रहस्यमयी बंगले के बारे में बताया गया है। राइटर ने इस कहानी के जरिए हमारी सोसाइटी की रियलिटी और सिर्फ पैसों के पीछे भागने वाली दुनिया को बहुत ही अलग तरीके से दिखाया है। आज हम इस पूरी कहानी को एकदम लाइन बाय लाइन और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ताकि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी MCQ आए तो आप उसे देखकर तुरंत टिक कर दें। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए पूरे जोश के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कहानी को लाइन बाय लाइन स्टार्ट करने से पहले चलिए इस चैप्टर के फेमस राइटर गजानन माधव मुक्तिबोध जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि सेमेस्टर 3 के एग्जाम में राइटर से भी MCQs पूछे जाते हैं। हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़े और फेमस राइटर मुक्तिबोध जी का जन्म 13 नवंबर 1917 को मध्य प्रदेश के श्योपुर यानी ग्वालियर में हुआ था। इनका पूरा नाम गजानन माधव था। इनके पिता का नाम माधवराव मुक्तिबोध था, जो ग्वालियर स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, और इनकी माता का नाम पार्वती था, जो बहुत ही पढ़ी लिखी और रिलीजियस लेडी थीं। इनके 3 भाई थे, जिसमें से इनके छोटे भाई शरश्चंद्र भी मराठी लैंग्वेज के बहुत फेमस राइटर और पोएट थे। मुक्तिबोध जी की शुरुआती पढ़ाई श्योपुर में ही हुई। बचपन में अपने एक क्लासमेट के साथ वो शहर में बहुत घूमते थे, जिसकी वजह से उनका नेचर एकदम घुमक्कड़ जैसा बन गया था। यही कारण है कि इनकी कविताओं में आपको पुराने कुएं, खंडहर, बरगद के पेड़ और टूटे हुए मंदिरों का जिक्र बहुत मिलता है, जो इनकी रियल लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण इन्होंने 1938 में इंदौर के होलकर कॉलेज से BA किया और उसके बाद उज्जैन के एक स्कूल में टीचर बन गए। उज्जैन में ही इन्होंने मध्य भारत प्रगतिशील लेखक संघ की शुरुआत की, जिसके मीटिंग्स में रामविलास शर्मा और अमृत राय जैसे बड़े बड़े राइटर्स आते थे। अपने दोस्तों के समझाने पर 1954 में इन्होंने MA किया और कुछ टाइम बाद इनको एक कॉलेज में जॉब मिल गई, जिससे इनकी लाइफ थोड़ी आसान हो गई। मुक्तिबोध जी हिंदी लिटरेचर के एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड और अपने काम के प्रति डेडिकेटेड राइटर माने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे राइटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर की जबरदस्त कहानी को एकदम लाइन बाय लाइन और डिटेल में समझते हैं। स्टूडेंट्स, कहानी की शुरुआत में राइटर गजानन माधव मुक्तिबोध जी बताते हैं कि कल ही उन्होंने एक लंबी कविता लिखकर खत्म की है, लेकिन उन्हें अपनी ही कविता का जो एंडिंग है यानी जो अंत है वो बहुत ही कमजोर और ढीला लग रहा है। जब उन्होंने उस एंडिंग पर बहुत गहराई से सोचा तो उन्हें लगा कि इस कविता को अभी और बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन कविता की लंबाई चौड़ाई देखकर उन्हें अंदर से एक डर लगने लगा। अब आप सोचेंगे कि राइटर को डर क्यों लगा? स्टूडेंट्स, डर इसलिए लगा क्योंकि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा लंबी कविताओं को अच्छा नहीं माना जाता। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इतनी लंबी कविता को किसी मैगजीन या पत्रिका में छपवाने में बहुत दिक्कत आती है, और अगर राइटर किसी आदमी को पकड़कर ज़बरदस्ती उसे अपनी कविता सुनाने भी लगे तो वो आदमी भी सुनते सुनते बोर हो जाएगा। तो राइटर बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अब आखिर किया क्या जाए। अब राइटर के मन में 2 सवाल आते हैं। पहला कि क्या इस कविता को काट छांट कर छोटा कर दिया जाए, या फिर दूसरा कि इस कविता के अंदर जो भी समस्याएं या गुत्थियां बताई गई हैं उन्हें और ज़्यादा डिटेल में डेवलप होने का मौका दिया जाए। राइटर तय करते हैं कि वो अपनी कविता के अंदर की बातों को पूरा फैलने और डेवलप होने का मौका देंगे। राइटर कहते हैं कि मैं पिछले 1 महीने से इसी कविता के चक्कर में फंसा हुआ हूं, या ऐसा कह लो कि ये कविता हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। इस 1 महीने के बीच राइटर को उनके पिताजी, उनके दोस्तों और कुछ अनजान लोगों के बहुत सारे लेटर्स यानी पत्र भी आए, लेकिन राइटर अपनी कविता में इतने बिजी थे कि उन्होंने किसी भी लेटर का कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन जब उन्हें लगा कि लोग अब बहुत बुरा मान जाएंगे या उन्हें गालियां देंगे और उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे, तब जाकर उन्होंने मजबूरी में पेन उठाया और बस 2-4 लाइनें लिखकर रिप्लाई कर दिया। राइटर आगे बताते हैं कि ये कविता उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। वो कहते हैं कि अगर ये कविता सिर्फ एक इमोशनल फीलिंग होती तो एक बार लिखकर खत्म हो जाती, लेकिन ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी फीलिंग किसी न किसी बात से जुड़ी होती है और वो बात किसी दूसरी बात से और दूसरी बात किसी तीसरी बात से जुड़ी होती है।
स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइटर हमें एक बहुत ही डीप मीनिंग समझाना चाहते हैं। इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में MCQ बन सकता है। राइटर कहते हैं कि हमारी जो रियलिटी है, यानी जो यथार्थ है, उसके सभी तत्व आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ये रियलिटी हमेशा बदलती रहती है, यानी डायनामिक होती है। यही कारण है कि राइटर कभी भी छोटी कविताएं नहीं लिख पाते। वो कहते हैं कि मेरी जो कविताएं छोटी होती हैं, वो असल में छोटी नहीं बल्कि अधूरी होती हैं, और इस तरह की न जाने कितनी ही अधूरी कविताएं लिखकर उन्होंने छोड़ दी हैं। राइटर कहते हैं कि इन कविताओं को खत्म करने का आर्ट मुझे नहीं आता, और यही मेरी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। फिर राइटर बताते हैं कि इससे भी बड़ी ट्रेजेडी यानी दुख की बात यह है कि लोग मुझे गद्य यानी कहानी या नॉवेल लिखने को कहते हैं। राइटर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि एक बार किसी के दबाव में आकर उन्होंने एक किताब का रिव्यू कर दिया। रिव्यू का मतलब होता है किसी किताब को पढ़कर उसके बारे में अपनी राय देना। तो जैसे ही उन्होंने एक रिव्यू लिखा, उनके पास रिव्यू करने के लिए किताबों की लाइन लग गई। अब राइटर कहते हैं कि जो सच्चाई होती है उस पर हमेशा किसी न किसी हद तक पाबंदी या रोक लगी रहती है। समाज में आप सब कुछ सच सच नहीं बोल सकते, इसीलिए किसी भी किताब का एकदम सच्चा रिव्यू करना आग से खेलने के बराबर है। राइटर आगे बताते हैं कि उनके कुछ ऑफिसर्स हैं जो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन वे लोग एक राइटर को बस एक कीड़ा मकोड़ा या अजीब जंतु समझते हैं। उनका मानना है कि इंसान को सिर्फ पैसा कमाने और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने के लिए ही काम करना चाहिए। वो राइटर को ताना मारते हैं कि अगर तुमने साल में 4 किताबें लिखकर 4000 रुपये नहीं कमाए तो फिर खाक काम किया। इसलिए वो राइटर को नॉवेल यानी उपन्यास लिखकर अपनी गरीबी दूर करने की सलाह देते हैं। इतने में राइटर की पत्नी उनकी टेबल के पास आकर उदास होकर खड़ी हो जाती है और पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जब राइटर कहते हैं कि कविता लिख रहा हूं, तो पत्नी सीधा पूछती है कि इस कविता से कितने पैसे मिलेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ राइटर ने एक आम मिडिल क्लास फैमिली की फाइनेंशियल स्ट्रगल को बहुत ही बारीकी से दिखाया है। राइटर मन ही मन सोचते हैं कि लिखते लिखते मेरी पूरी उम्र बीत गई और बाल भी सफ़ेद हो गए। अब लाइफ का आखिरी समय चल रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी इन कविताओं को एडिट करके छपने के लायक बना दूं। लेकिन ये जो लंबी कविता है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही और बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच राइटर को खबर मिलती है कि उन्हें जल्द ही एक गाइड बुक या कुंजी लिखने का काम मिलने वाला है, जिससे उनकी पैसे की प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। ऊपर से उनके माता पिता भी घर आ रहे हैं, इसलिए राइटर को अब कोई ऐसा काम करना ही पड़ेगा जिससे उन्हें सच में पैसे मिल सकें। लेकिन राइटर की प्रॉब्लम यह है कि उन्हें एक काम छोड़कर दूसरे काम में मन लगाने में बहुत दिक्कत होती है। उनका मन बार बार उसी लंबी कविता को पढ़ने और उसे ठीक करने का कर रहा है, लेकिन अब उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए वो मन मारकर सोचते हैं कि इस कविता को फिर कभी देखूंगा। लेकिन उनकी पत्नी अभी भी टेबल के पास खड़ी है। राइटर याद करते हैं कि जवानी के दिनों में उनकी पत्नी बहुत अट्रैक्टिव लगती थी, लेकिन आज गरीबी और स्ट्रगल की वजह से उसे देखकर राइटर को अंदर से डर लगता है। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर राइटर के मन में दया, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास और इस सोसाइटी की कड़वी रियलिटी का डर पैदा हो जाता है। तभी राइटर की नज़र टेबल पर पड़ी 2 चिट्ठियों पर जाती है। एक लेटर शरद जोशी का है और दूसरा अक्षय कुमार जी का। ये दोनों ही राइटर के बहुत अपने और करीबी लोग हैं। राइटर कहते हैं कि इनका अपना होना ही इनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। स्टूडेंट्स, इस लाइन को एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में MCQ बन सकता है। राइटर कह रहे हैं कि आजकल के जो मॉडर्न और अपने आप को बहुत टैलेंटेड मानने वाले आर्टिस्ट होते हैं, उनका ये नेचर बन गया है कि वो अपने करीबियों और दोस्तों को ही इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अपने लोग उनके गले की हड्डी बन गए हैं और वो बाहरी लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ताकि उन्हें फेम मिल सके। इसके बाद राइटर दूसरे टाइप के कलाकारों के बारे में बताते हैं जो गुटबाजी या ग्रुपिज्म करते हैं। ये लोग एक मंडली बनाकर रहते हैं। इन लोगों को अपने ग्रुप के लोग बहुत प्यारे होते हैं। इनका सीधा सा हिसाब होता है कि अगर कोई इनका दोस्त है तो वो दुनिया का सबसे महान और अच्छा राइटर बन गया, लेकिन अगर कोई राइटर इनके ग्रुप का नहीं है या इनसे अलग रहकर अपना काम करता है तो ये लोग बिना पढ़े ही उसे बेकार और फालतू साबित कर देते हैं। इस तरह की मंडली या ग्रुप में रहने वाले लोग सिर्फ अपनों की ही तारीफ करते हैं और एक दूसरे को ही बेस्ट मानते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने लिटरेचर की दुनिया में होने वाली राजनीति, भेदभाव और गुटबाजी पर बहुत तगड़ा और गहरा निशाना साधा है, जो आज की सोसाइटी की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। स्टूडेंट्स, राइटर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही गहरी समस्या के बारे में बताते हैं, जिसे उन्होंने घरे बाहिरे की समस्या कहा है। इसका मतलब है कि घर के लोगों को, यानी जो अपने हैं, उन्हें बेकार समझना और जो बाहरी लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना और उन पर भरोसा करना। राइटर कहते हैं कि वो खुद को उन लोगों में नहीं गिनना चाहते जो अपनों को इग्नोर करते हैं, लेकिन वो ईमानदारी से ये बात मानते हैं कि इस लंबी कविता के चक्कर में उन्होंने भी अपने परिवार और दोस्तों को इग्नोर किया है और वो भी इस बात के अपराधी हैं।
अब राइटर ऐसा क्यों करते थे? वो बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि वो 24 घंटे सिर्फ कविता ही लिखते रहते थे, बल्कि जब भी वो कोई दूसरा काम करने बैठते थे तो उनका दिमाग वापस उसी कविता पर चला जाता था। राइटर कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के ना जाने कितने महीने और साल इस कविता पर बर्बाद कर दिए और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला, ना पैसा, ना सक्सेस और ना ही कोई शांति। स्टूडेंट्स, यहाँ पर राइटर खुद की तुलना कुछ पागल लोगों से करते हैं, जैसे कुछ कीमियागर यानी ऐसे पागल लोग होते हैं जो लोहे को सोना बनाने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, या कुछ ऐसे पागल लोग होते हैं जो जमीन के नीचे गड़ा हुआ खजाना खोजने में लगे रहते हैं जो उन्हें कभी नहीं मिलता और पूरी सोसाइटी उन्हें बेवकूफ कहती है। राइटर को लगता है कि वो भी ऐसे ही पागल हैं जो एक ऐसी कविता के पीछे पड़े हैं जिसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो फैसला करते हैं कि अब वो समझदार बनेंगे और सिर्फ कहानी लिखेंगे जिससे उन्हें थोड़े पैसे और फेम मिल सकें। इसके लिए राइटर एक बहुत ही शानदार आइडिया सोचते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अब से वो अपनी हर कविता पर एक कहानी लिखेंगे। स्टूडेंट्स, राइटर ऐसा क्यों सोचते हैं? इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि इससे उन्हें गद्य यानी कहानी लिखने की आदत पड़ जाएगी और थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर वो कविता नहीं लिख पाएंगे तो कम से कम कहानी के जरिए ही सही उनकी कविता की जो आत्मा है और जो उसका असली मैसेज है वो लोगों तक पहुंच जाएगा। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद राइटर जो बात कहते हैं उसे एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में पक्का एमसीक्यू आ सकता है। यहां राइटर ने दो अलग अलग जनरेशन यानी पीढ़ियों के बीच के फर्क को बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। राइटर कहते हैं कि उनकी कविता तो बहुत मॉडर्न है, लेकिन वो खुद अब पुराने और बूढ़े हो रहे हैं। वो बताते हैं कि आज के टाइम में जो बुजुर्ग लोग हैं वो नई जनरेशन के लड़कों से बहुत डरे हुए हैं और उन्हें इंप्रेस करने के लिए पुराने कुर्ते उतारकर नए डिजाइन वाले बुशर्ट पहन रहे हैं। राइटर याद करते हैं कि आज से 25-30 साल पहले का समय एकदम अलग था। उस समय परिवार में बुजुर्गों का बहुत पावर होता था, इसलिए तब के जो छोटे लड़के होते थे वो भी बड़ी बड़ी मूछें रखकर खुद को बुजुर्गों की तरह सीरियस और बड़ा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज सोसाइटी में युवाओं यानी यंग जनरेशन का जोर है, इसलिए आज के बुजुर्ग भी मॉडर्न कपड़े पहनकर बच्चों की तरह चंचल और जवान दिखना चाहते हैं। इस बात को साबित करने के लिए राइटर अपना एक एक्सपीरियंस बताते हैं। वो कहते हैं कि एक बार जब वो यूपी गए थे तो वहां उन्हें एक बहुत ही फेमस आदमी मिला जो आज की नई पीढ़ी के कामों से बहुत परेशान और दुखी था। उसकी बात सुनकर राइटर को भी बहुत दुख हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां राइटर ने सोसाइटी की एक बहुत कड़वी सच्चाई बताई है। राइटर कहते हैं कि अगर आज सोसाइटी और परिवार में बुजुर्गों की इज्जत या पावर खत्म हो गई है तो इसके लिए नई पीढ़ी नहीं बल्कि वो बुजुर्ग लोग खुद जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं उन पुराने लोगों से ही कोई बड़ी गलती हुई है जिसकी वजह से आज वो अपनी अहमियत खो चुके हैं और समाज में पीछे रह गए हैं। स्टूडेंट्स, कहानी को आगे बढ़ाते हुए राइटर एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात कहते हैं। राइटर का मानना है कि आज हमारी सोसाइटी में जो भी करप्शन, मौका परस्ती और बुराइयां फैली हुई हैं, उसकी शुरुआत इन्हीं पुराने और बुजुर्ग लोगों ने की थी। आज़ादी के बाद दिल्ली से लेकर हर स्टेट तक इन बड़े लोगों ने ही सबसे ज़्यादा करप्शन किया। इसलिए राइटर कहते हैं कि अगर आज के यंग लड़कों के दिल में इन बुजुर्गों के लिए कोई इज्जत या श्रद्धा नहीं है तो इसमें गलती यंग लड़कों की नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि ये बुजुर्ग अब इज्जत के लायक ही नहीं बचे हैं। राइटर कहते हैं कि अगर आज के युवाओं के अंदर अनास्था है, यानी अगर वे किसी चीज़ पर आसानी से विश्वास नहीं करते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब किसी का विश्वास टूटता है तभी उसके अंदर अविश्वास पैदा होता है। पहले के समय में सच्चाई और विश्वास सबके सामने नाटक करती थी और बुराई पर्दे के पीछे छुपकर काम करती थी, लेकिन आज एकदम उल्टा हो गया है। आज बुराई और अविश्वास सबके सामने खुलेआम स्टेज पर नाच रहे हैं और सच्चाई पर्दे के पीछे छुप गई है। लेकिन स्टूडेंट्स, राइटर ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि आज के युवाओं के अंदर की आग बुझ गई है। वो कहते हैं कि युवाओं के अंदर आज भी आग है, जोश है और सच्चाई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज की इस प्रैक्टिकल दुनिया में उस आग और सच्चाई की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। उल्टे सोसाइटी उस सच्चाई को एक बोझ समझती है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अगर नए राइटर्स के अंदर वो आग है तो वो आग उनकी कविताओं और कहानियों में क्यों नहीं दिखाई देती? स्टूडेंट्स, इसका जवाब राइटर बहुत ही शानदार तरीके से देते हैं और इसे आप एकदम ध्यान से समझिएगा। राइटर कहते हैं कि आज के जो अमीर लोग हैं, नेता हैं और जिनके हाथ में पावर है, उन्होंने सोसाइटी में हर जगह करप्शन का एक जाल बिछा रखा है। यहाँ जो भी नियम या कानून बनते हैं वो सिर्फ पैसे वाले और पावरफुल लोगों के फायदे के लिए ही बनते हैं। तो ऐसे खराब माहौल में अगर किसी को सरवाइव करना है या टिके रहना है तो उसे मजबूरी में शैतान के साथ समझौता करना ही पड़ता है। मतलब अपना काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बोलना पड़ता है।
राइटर ने इस करप्ट सिस्टम को रावण का राज्य कहा है। राइटर कहते हैं कि आज के बड़े बड़े आदर्शवादी और बहुत ज्ञान बांटने वाले लोग भी इसी रावण के यहाँ पानी भरते हैं, यानी इस करप्ट सिस्टम की गुलामी करते हैं। और जो इंसान ईमानदार रहने की कोशिश करता है और रावण की गुलामी करने से मना कर देता है, उसके बच्चे भूखे मरते हैं और दुनिया उस पर हंसती है। जो इंसान फटे हाल है या गरीब है, उसे कोई सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो कितना भी सच्चा क्यों ना हो। इसलिए स्टूडेंट्स, इस गरीबी और परेशानी से बचने के लिए आज के नवयुवक भी चालाकी करने लगे हैं। वो भी रावण के किसी न किसी चेले के साथ अपनी सेटिंग करने में लगे हुए हैं ताकि उनकी लाइफ सेट हो जाए। अब रावण के राज्य का यानी इस करप्ट सिस्टम का एक सबसे बड़ा नियम यह है कि अपनी रियल सच्चाई को हमेशा छुपा कर रखो। इसलिए आज के बहुत से कवि और कहानीकार अपनी खुद की महसूस की हुई सच्चाई को यानी अपने अनुभूत यथार्थ को लिखने से डरते हैं। वो अपनी रियल लाइफ के दुख और स्ट्रगल से इतना डर गए हैं कि वो उससे दूर भागना चाहते हैं। इसलिए वो अपनी सच्ची कहानी ना लिखकर किसी और की झूठी कहानी लिखते हैं जिससे उन्हें पैसा मिल सके। राइटर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आज के राइटर्स के पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है, लेकिन उनके अंदर की इंसानियत और आत्मा सो चुकी है, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा समझदार हो गए हैं और उन्हें पता चल गया है कि दुनिया से समझौता करने में ही फायदा है। यहां से एग्जाम में एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। राइटर ने आज के मॉडर्न राइटर्स की लाइफ का एक पूरा रूटीन बताया है। आज का राइटर क्या करता है, वो पहले डिग्री लेता है, फिर थोड़ा बहुत लिखता है, फिर उसकी शादी होती है, वो घर में बढ़िया सोफा सेट लगाता है, एकदम वीआईपी लाइफ जीता है, बड़े बड़े नेताओं और अमीर लोगों से कॉन्टैक्ट बनाता है, अपनी किताबें छपवाता है, सरकारी अवार्ड लेता है और 40 साल की उम्र होते होते अमेरिका या रूस जाने की तैयारी करने लगता है। अब आप ही बताइए स्टूडेंट्स, जो राइटर इतनी आराम और ऐश वाली जिंदगी जी रहा है, क्या वो कभी गरीबों की और सोसाइटी की असली प्रॉब्लम को अपनी कहानी में लिख पाएगा? बिल्कुल नहीं लिख पाएगा। इसी बात पर राइटर स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत बड़ी बात को याद करते हैं। विवेकानंद जी ने लगभग 100 साल पहले ही कह दिया था कि भारत का जो अपर क्लास है यानी जो अमीर वर्ग है, वो अंदर से और अपनी नैतिकता से पूरी तरह मर चुका है। भारत की एकमात्र उम्मीद सिर्फ यहाँ की आम जनता है। आज के अमीर लोग शरीर से तो बहुत मजबूत हो गए हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ईमानदारी नहीं बची है, सिर्फ सौदेबाजी और मौका परस्ती बची है। स्वामी विवेकानंद जी ने खुद को एक समाजवादी यानी सोशलिस्ट भी कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी इंसान को पूरी रोटी ना मिले तो भूख से मरने से अच्छा है कि उसे कम से कम आधी रोटी तो मिले। राइटर कहते हैं कि ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि विवेकानंद जी ने ये बात रूस की क्रांति होने से भी बहुत पहले कह दी थी। स्टूडेंट्स, स्वामी विवेकानंद जी की बात बताने के बाद राइटर कहते हैं कि मैंने उनका नाम क्यों लिया। राइटर कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अब मैं भी बुजुर्ग होने जा रहा हूं और पुरानी बातों को याद कर रहा हूं। लेकिन राइटर यहाँ एक बहुत बड़ी बात बताते हैं कि आज का जो अपर क्लास है यानी जो अमीर वर्ग है, वो पहले से भी ज़्यादा कठोर और पीछे ले जाने वाली सोच का हो गया है। अमीर लोग चाहते हैं कि लिटरेचर यानी साहित्य में ऐसे विचार फैलाए जाएं जिससे राइटर आम जनता के दुख दर्द और उनकी असली प्रॉब्लम्स को छुपा ले। वो चाहते हैं कि राइटर का ध्यान कभी भी आम पब्लिक की तरफ ना जाए। इस बात को साबित करने के लिए राइटर नई कविता का एक एग्जाम्पल देते हैं। स्टूडेंट्स, इसे ध्यान से समझिएगा। राइटर कहते हैं कि आजकल जो नई कविताएं लिखी जा रही हैं, उनमें कई बार ऐसी सोच दिखाई देती है जो एकदम रिएक्शनरी है, यानी समाज को पीछे ले जाने वाली है। प्रॉब्लम नई कविता के स्टाइल में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम उस गलत सोच में है। राइटर एक मॉडर्न कवि का एग्जाम्पल देते हैं जो कहता है कि अगर मुझे बाहरी दुनिया में काम करना पड़ा तो मैं एक भीड़ का हिस्सा बन जाऊंगा, मैं किसी जुलूस में शामिल हो जाऊंगा और भीड़ में शामिल होने से मेरी खुद की पहचान और मेरी पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझे इस भीड़ से दूर ही रहना है। इसी तरह एक पुराना एक्सपेरिमेंट करने वाला कवि भी भीड़ से बहुत घबराता है और आम जनता से दूर भागना चाहता है। वो भीड़ के प्रति अपनी नफरत दिखाता है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध जी इन कवियों को बहुत ही करारा जवाब देते हैं। इसे एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। राइटर कहते हैं कि कोई भी समझदार इंसान ये जानता है कि अगर लोग एक जगह पर किसी काम के लिए इकट्ठा हुए हैं और वो ऑर्गेनाइज्ड हैं तो उसे हम अंधी भीड़ नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ संगठन है वहाँ एक मकसद होता है, एक प्रेरणा होती है और लोगों में एक एक्टिव चेतना होती है। दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब भी पब्लिक एक साथ मिलकर खड़ी हुई है तो उसने बहुत बड़े बड़े और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए हैं। राइटर कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि हमें उस पब्लिक का मकसद देखना होगा। अगर उनका मकसद सही है तो उनका एक साथ आना भी एकदम सही है, और अगर मकसद गलत है तो उनका जमा होना भी गलत है। लेकिन स्टूडेंट्स, सवाल ये है कि हमारे आज के इन नए कवियों को पब्लिक के एक साथ जमा होने से या सामूहिकता से इतनी चिढ़ और इतना डर क्यों लगता है? इसका जवाब राइटर देते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी देशों के न्यूज़पेपर और वहाँ की विचारधारा उन्हें यही सिखाती है।
वेस्टर्न आइडियोलॉजी इन नए राइटर्स को ये सिखाती है कि जब कोई इंसान किसी ग्रुप या भीड़ में शामिल होता है तो वो अपने सोचने समझने की ताकत खो देता है। इसलिए हे महान और समझदार इंसान, तुम खुद को इस भीड़ में मत मिलाओ। अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो ये विचारधारा सिखाती है कि जो आम जनता है वो बेवकूफ़ है, वो अंधी है और वो बहुत जल्दी एक खतरनाक भीड़ बन जाती है। इसलिए तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम उस पब्लिक का साथ मत दो। राइटर एकदम साफ साफ कहते हैं कि ये विचारधारा पूरी तरह से गलत और पब्लिक से नफरत करने पर टिकी हुई है। ये सिर्फ एक चाल है ताकि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, यानी जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उन्हें आम जनता से अलग रखा जा सके। राइटर बताते हैं कि पब्लिक से नफरत करने वाली ये सोच पहले हमारे भारत में नहीं थी, ये अब आई है। हालांकि सारे नए कवि जनता से नफरत नहीं करते, लेकिन कुछ राइटर्स ने इस वेस्टर्न सोच को अपना लिया है। और सबसे दुख की बात यह है कि हमारे देश की कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज भी इन विदेशी और साम्राज्यवादी विचारधाराओं को हिंदी में फैला रहे हैं। इसके लिए वो लोग सेमिनार करवाते हैं, मीटिंग्स करते हैं और किताबें पब्लिश करते हैं। स्टूडेंट्स, कहानी में आगे बढ़ते हुए राइटर मुक्तिबोध जी हमें समाज और साहित्य की एक और बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई बताते हैं। इसे आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ही शानदार एमसीक्यू बन सकता है। राइटर कहते हैं कि हमारे देश के जो बड़े और पावरफुल लोग हैं वो पश्चिमी देशों की विचारधारा को अपना चुके हैं और उसी का प्रचार करते हैं। ये बड़े लोग लिटरेचर यानी साहित्य का इस्तेमाल करके अपनी उस सोच को बहुत ही चालाकी से और सही साबित करके लोगों के दिमाग में डालते हैं। और इनकी ये सोच किस चीज पर टिकी है? ये सोच आम जनता के डर और उनसे नफरत करने पर टिकी है। अब आप सोचेंगे कि इन बड़े लोगों का साथ कौन देता है? राइटर बताते हैं कि जो मिडिल क्लास के लेखक होते हैं, जिनके अंदर बहुत आगे बढ़ने की चाहत होती है, वो पैसे, नाम और इज्जत के लालच में इन अमीर और पावरफुल लोगों के दरवाजे पर जाते हैं। वो लोग अनजाने में या जानबूझकर इन्हीं बड़े लोगों की चापलूसी करने लगते हैं और अपनी कविताओं में इन्हीं अमीरों के विचारों को फैलाने लगते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर राइटर एक बहुत ही दुख वाली बात बताते हैं। जब इन मिडिल क्लास राइटर्स को उन बड़े लोगों की कृपा से एक अच्छी और लग्जरी लाइफ मिल जाती है, तो वो अपने ही उन गरीब लोगों से नफरत करने लगते हैं जिनके बीच वो पैदा हुए थे। उन्हें अपने ही पुराने लोगों की गरीबी और बदहाली देखकर चिढ़ मचने लगती है। पैसे और पावर के लालच में ये राइटर्स एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं कि कौन उन बड़े लोगों की ज्यादा खुशामद कर सकता है। इसी चापलूसी के चक्कर में राइटर्स के अलग अलग ग्रुप या दल बन जाते हैं। राइटर गजानन माधव मुक्तिबोध जी इसे चारित्रिक संकट कहते हैं। इसका मतलब है इंसान के कैरेक्टर या चरित्र का गिर जाना। राइटर कहते हैं कि ये कैरेक्टर का संकट सिर्फ साहित्य में ही नहीं, बल्कि राजनीति और अर्थशास्त्र हर जगह फैल गया है। और इस संकट की सबसे बड़ी वजह है लालच और उस लालच से पैदा होने वाली समझदारी। लोग सोचने लगे हैं कि अपना काम निकालने के लिए चापलूसी करना ही असली समझदारी है। राइटर बहुत ही सख्त लहजे में कहते हैं कि जब तक हमारे समाज पर पैसों का राज रहेगा, तब तक इंसानियत खत्म होती जाएगी और आदमी ज्यादा से ज्यादा घटिया और नीच होता चला जाएगा। इसका नतीजा ये होगा कि आम और गरीब जनता पर अत्याचार बढ़ता ही जाएगा। अब राइटर कहते हैं कि मैंने ये सब क्यों लिखा? वो कहते हैं कि मैंने ये सब इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सकें कि आज के इस लालची और करप्ट माहौल में एक गरीब इंसान कितनी मुश्किल से जी रहा है और उसे अंदर ही अंदर कितना घुटन महसूस हो रहा है। राइटर एक और प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारे हिंदी वाले इलाकों में ऐसा कोई बड़ा आंदोलन या पब्लिक का सपोर्ट नहीं है जो इन गलत चीजों के खिलाफ खड़ा हो सके। तो ऐसी खराब सिचुएशन में एक ऐसा सच्चा और सेंसिटिव राइटर जिसने अभी तक चापलूसी करना और लालच वाली समझदारी नहीं सीखी है, वो खुद को बहुत ही अकेला और मजबूर महसूस करता है। जब एक सच्चे कवि को समाज में कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तो उसकी कविताओं के रंग बहुत डार्क, बहुत उदास और बहुत ही भारी हो जाते हैं। राइटर कहते हैं कि हाँ, मैंने भी अपनी उस लंबी कविता में इन्हीं उदासी वाले डार्क रंगों का इस्तेमाल किया है। लेकिन कविता कोई निबंध तो है नहीं कि उसमें लोगों को आज के हालात की सीधी सीधी जानकारी मिल जाए, और ना ही कविता कोई नाटक है जिसमें कोई एक्टर आकर आपको सच्चाई दिखा दे। कविता तो इन सबसे अलग होती है। इसमें कोई फिजिकल रूप नहीं होता, इसमें हमारी जिंदगी की सच्चाई सिर्फ फीलिंग्स या विचारों के रूप में सामने आती है। इसलिए स्टूडेंट्स, राइटर लास्ट में ये सोचते हैं कि चूंकि कविता को समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी इस कविता को एक कहानी का रूप दे दूं? राइटर को लगता है कि वो अपनी कविता की फीलिंग्स को अगर लाइन से गद्य यानी कहानी के रूप में लिखेंगे तो शायद लोगों को वो सच्चाई ज्यादा आसानी से और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। स्टूडेंट्स, अब हम कहानी के एकदम आखिरी हिस्से में आ गए हैं। राइटर गजानन माधव मुक्तिबोध जी बताते हैं कि पता नहीं कैसे उन्होंने एक काव्य कथा लिख दी है, यानी एक ऐसी कविता जिसमें कहानी की झलक है। राइटर कहते हैं कि ये एक प्योर पर्सनल कविता है जिसके रंग बहुत सांवले या डार्क हैं। इस कविता में डर, आतंक, घबराहट और टेंशन साफ दिखाई देती है। राइटर बताते हैं कि उनकी ये लंबी कविता असल में एक एलिगरी है। एलिगरी का मतलब होता है रूपक, यानी जब हम किसी कहानी के जरिए कोई बहुत गहरा और छिपा हुआ मैसेज देते हैं।
अब स्टूडेंट्स इस रूपक को एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और यहाँ से पक्का एमसीक्यू आएगा। इस कविता में एक इंसान है जो भटकते हुए एक ऐसे अहाते या बाउंड्री में चला जाता है जहां जाना सख्त मना है। उस बाउंड्री के अंदर एक बहुत ही पुराना, रहस्यमयी और सूना बंगला है। वहां उस इंसान को दो लोग मिलते हैं, एक आदमी जासूस जैसा लगता है और दूसरा आदमी एकदम पागल है। कविता के लास्ट में बताया जाता है कि इस पुराने बंगले की सीढ़ियां जमीन के अंदर ही अंदर बहुत दूर तक फैली हुई हैं। वो सीढ़ियां कई देशों तक, शहर के क्लॉक टावर तक और यहां तक कि इंसान के दिमाग के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच गई हैं। अब आप सोचेंगे कि ये बंगला क्या है। राइटर बताते हैं कि ये पुराना बंगला असल में लालच, पैसे और करप्ट सिस्टम का सिंबल है। आज के समाज में सब लोगों ने इस बंगले के साथ, यानी इस करप्ट सिस्टम के साथ अपना समझौता कर लिया है और इस समझौते का नतीजा ये हुआ है कि सभी लोग अंदर से पूरी तरह टूट गए हैं और उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां वानर सत्ता है जहां सब कुछ नेगेटिव है। इस बंगले के अंदर इंसान की आत्मा की हत्या हो चुकी है और सबसे डरावनी बात यह है कि इस मर्डर के बारे में सबको पता है, लेकिन फिर भी सब लोग एकदम चुप हैं क्योंकि सबने उस करप्ट सिस्टम के आगे घुटने टेक दिए हैं और अपनी सच्चाई को मार दिया है। राइटर कहते हैं कि अगर वो इस बात को किसी कहानी में लिखते तो लोगों को लाइन से सब कुछ समझ में आ जाता, लेकिन कविता में चीजें एक लाइन से नहीं चलती, बल्कि ऐसे चलती हैं जैसे आप सपने के अंदर कोई सपना देख रहे हो, एकदम उलट पुलट। इसलिए एकदम लास्ट में राइटर ये फैसला करते हैं कि वो अपनी इस लंबी कविता को एक कहानी का रूप दे देंगे। उन्हें लगता है कि अगर वो इसे कहानी बना देंगे तो कोई ना कोई मैगजीन वाली कंपनी उन्हें कम से कम 15-20 रुपए तो दे ही देगी और इन पैसों से वो अपने उन दोस्तों और ऑफिसर्स को ये साबित कर पाएंगे कि वो निकम्मे नहीं हैं, बल्कि वो भी पैसे कमा सकते हैं। और जहां तक वो गाइड बुक या कुंजी लिखने का काम है, उसे अब वो 4 दिन के बाद ही करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये था गजानन माधव मुक्तिबोध जी की शानदार कहानी, एक लंबी कविता का अंत का फुल एक्सप्लेनेशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जिस तरह से आपको एक एक लाइन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर से कोई भी एमसीक्यू आएगा तो आप उसे 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का रिप्लाई जरूर करूंगा। और हाँ स्टूडेंट्स, आपको नोट्स के लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और फुल एक्सप्लेनेशन का फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल उच्च शिक्षा संगम विद एआई पर डाल दूंगा। और आपको तो पता ही है कि ये पीडीएफ आपको 4 लैंग्वेजेस में मिलेगी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और उर्दू में। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें। अगर आपको सेमेस्टर 3 का ये पहला क्लास पसंद आया हो और सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने उन सभी दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी भी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। गुड बाय।